ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रा और खोड़ो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं। पाकिस्तान में एक ग्रोह है जिसका नाम है ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप, जो कि नौजवानों को ब्लैकमेल करता है, एक्सटॉर्शन करता है, FIA के हुक्काम के साथ मुबैना तौर पर मिल के उन्हें जेल भेज देता है। इस वक्त सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों में मुबैना तौर पर झूठे इल्ज़ामात के तहत पड़े हैं। उनके वालिदैन परेशान हैं। एक वकील साहब से बात करेंगे जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस C का मर्ज़ पाकिस्तान में फैल रहा है तेज़ी से, और जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान हेपेटाइटिस C में सर फहरिस्त है। इसका भी जिक्र प्रोग्राम के आखिर में करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की। हम जानते हैं कि गवादर बलूचिस्तान जो है उसे गेटवे टू CPEC कहा गया। आज से 10-12 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और वादा था कि गवादर जो है वो दुबई बनेगा, वो तिजारती मरकज़ बनेगा, ख़ित्ते का एक अहम शहर होगा, यहाँ से फ़्लाइट्स आएंगी, यहाँ पे कारोबार होगा। लेकिन चैलेंजेस कुछ ऐसे आते गए कि वो ख्वाब अभी तक कम अज़ कम पूरा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब ने काफ़ी तशवीश दिखाई है कि वहाँ पे अब जो एक नया एयरपोर्ट जिसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ हालिया दिनों में, वो भी कारगर साबित नहीं हो रहा। वहाँ से सिर्फ 3 फ़्लाइटें हैं जो कराची के लिए आती हैं, और ख़दशा ये है कि कहीं ये मंसूबा एक वाइट एलिफेंट यानी कि एक सफ़ेद हाथी साबित ना हो। इससे पहले जो बंदरगाह का मामला है वो भी हमारे सामने है कि उस पर 2007 में काम हुआ। 2013 से चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी उसे चला रही है, लेकिन इतने बरसों में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो आमदोरफ्त है जहाज़ों की वो ना होने के बराबर है। जो 2 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम की निस्बत वहाँ पर सिर्फ 1% समझें कि आमदोरफ्त रही है। वहाँ पे 3 बर्ड्स हैं गवादर में, और तकरीबन वो चल नहीं सका मंसूबा। उसकी वजूहात कई सारी हम जानते भी हैं, लेकिन एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा है कि क्या ये मंसूबे कमर्शियली वायबल थे या नहीं, इनका कोई बिज़नेस सेंस भी था या नहीं। तो थोड़ा हम प्रोग्राम में इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। हम सब चाहते हैं कि CPEC कामयाब हो, वो की तरक्की के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसका भी हमें अहाता करना होगा। तो प्रोग्राम में आज हमने शाम को हमारा रब्ता हुआ मुस्तफ़ा हुसैन सैयद, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के। इस्लामाबाद में ये एक थिंक टैंक है जो पाक चीन दोस्ती के लिए काम कर रहा है, बहुत उसकी एडवोकेसी करता है। और मुस्तफ़ा साहब से पहले मैंने ये पूछा कि ये जो एयरपोर्ट बना है जिसका अभी हाल ही में इफ्तिताह हुआ, ये चीन की ग्रांट से बना है। सबसे ये कहा गया है कि पाकिस्तान का बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे आमदोरफ्त नहीं है, कोई आ जा नहीं रहा, तो ये मामला कैसे चलेगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे, और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये देखें शाहज़ेब भाई कि जब से CPEC शुरू हुआ है उस वक़्त से कुछ हल्के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि CPEC कामयाब नहीं हो सकेगा। और अगर आप इस ग्वादर की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ न्यूज़ शाहज़ेब भाई वो ये है कि $230 मिलियन का ग्रांट पे बना हुआ एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो तकरीबन अपने तकमील तक पहुंच गया है। तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी चीज है कि ग्वादर, जो ना आप जिसका जिक्र करते थे ना जो हम बात करते थे, ना किसी को ज्यादा ग्वादर का पता नहीं था जब तक कि CPEC हुआ। अब वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अब उस पर बात ये शुरू हुई है कि उसकी कमर्शियल ऑपरेशंस वायबल नहीं है अभी। तो वो एक दूर दराज एक जगह है, पोर्ट सिटी है, उसका जाहिर है वक्त लगेगा। मैं समझता हूं जिन लोगों की ये जो तवक्कुआत थी कि जी वो जैसे ही ग्वादर लॉन्च हुआ है, CPEC लॉन्च हुआ है, तो ये दुबई बन जाएगा या एक आप उसे हांगकांग की तरह देख सकेंगे, वो मिसप्लेस्ड मैं समझता हूं एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो मैं समझता हूं कि ग्वादर आगे बढ़ा है। क्या इससे तेज रफ्तार पे काम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या उसमें हमारी कोताहियां हैं? अगर मैं को नहीं है तो वो गलत बयानी होगी। बिल्कुल कोताहियां हैं, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, इनएफिशिएंसी है,
लैक ऑफ वन विंडो सोल्यूशन है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो उस रफ्तार पे शायद नहीं जा सका, लेकिन फिर भी शहज़ेब साहब ये आगे बढ़ा है। तो मुस्तफ़ा सैयद का कहना है कि हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। मैंने उनसे एक दूसरा सवाल ये किया कि देखें, अभी अगर हम चीन के प्रोजेक्ट्स देखें दुनिया में, तो एक कंसर्न ये रहा है कि वो बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और वो बोझ बन जाते हैं। तो गवादर का ये एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, हमारे यहाँ भी अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं। क्या ये एक सफ़ेद हाथी साबित हो सकता है? हमारा कोई मुआशी पाकिस्तान का तो एक तो इसमें कोई एक ढिला भी नहीं है ना, उसमें ना हमारा कोई नुकसान है। नंबर वन, ये जो सारा एस्टैब्लिश हुआ है, और कमर्शियल वायबिलिटी तो इसकी एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान और चीन की दूरंदेशी थी कि उन्होंने कहा कि ग्वादर पोर्ट को कमर्शलाइज करेंगे, कमर्शियली रेलेवेंट बनाएंगे, एक्सपोर्ट लेड पोर्ट होगा, और फिर यहाँ जाहिर है तजारत होगी और कॉमर्स होगी, तो एक जाहिर है किसी भी एक कमर्शियल सेंटर को एक अच्छे एयरपोर्ट की जरूरत होती है। तो इसका वो था, लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि ये एक वाइट एलिफेंट होगा, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल शाहजेब साहब डैम बनाते हैं 5,000 मेगावाट का, जो आप बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं और डैम्स बना रहे हैं, वो शायद आज आपको बिजली नहीं जरूरत है, शायद कल भी नहीं जरूरत है, लेकिन परसों आपको वो बिजली, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंशाल्लाह होगी, हम करेंगे, तो वो बिजली की जरूरत होगी आपको इवेंचुअली, इसलिए आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज उस पर लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये व्हाइट एलिफेंट का कनेक्टिविटी का कोई प्रोजेक्ट जो है शाहजेब साहब, वो मैं नहीं समझता कि व्हाइट एलिफेंट होगा। शायद उस जमाने में जब मियां नवाज शरीफ ने उस जमाने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे, बड़े पैसे लगे, और उसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इतनी उस जमाने में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करती थी गवर्नमेंट जितना लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे किया। लेकिन आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है लाहौर से इस्लामाबाद। अगर आना हो कि अब तो इस्लामाबाद में और लाहौर फ्लाइट्स भी खत्म हो गई हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्हें स्ट्रेटेजिकली देखा जाता है शाहजेब साहब। हम बहुत जल्दी, मैं समझता हूं, वी जंप टू कंक्लूजन्स टू फास्ट इन क्रिटिसाइजिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बेचैनी है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस आनन फानन जो है ये रवां दवां हो जाए। मैंने फिर मुस्तफ़ा साहब से ये भी कहा कि देखें, चले एयरपोर्ट का मामला तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी उसका सॉफ्ट लॉन्च ही अभी हुआ है, लेकिन बंदरगाह का काम जो है वो तो 10-15 साल से 2006 से, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे अगर नहीं आ रहे जहाज़, नहीं आ रहे सामान, नहीं आ रहे, हर कोई प्रेफर करता है कि हम पोर्ट कासिम आ जाएं, हम कराची पोर्ट आ जाएं, तो इसमें कहीं तो प्लानिंग का कोई फुकदान होगा। सबसे पहले तो एक अहम चीज, अगर आप पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लैंडस्केप देखें, वो ये है कि हमारा एक बड़ा कामयाब है पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट, दो पोर्ट्स है कराची में। और जाहिर है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स हो रहा है बहुत अरसे से, वो वहां से होता है। तो एक ग्वादर से तो कॉमर्स और तजारत तभी होगी ऑर्गेनिकली, यानी कि आप शिफ्ट करें उस पर, कि अगर आप वहां एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे या वहां आप इंपोर्ट करेंगे ग्वादर पोर्ट टू एंड फ्रो। दूसरा, मुझे याद है शहजेब साहब कि मैं जब कोई 6-7 बार मुझे मौका मिला है ग्वादर जाने का, तो जो फ्लाइट होती थी ग्वादर की कराची से, उसमें सारे लोग होते थे लाहौर से, पंजाब से, मुख्तलिफ शहरों से और कराची से, और वो सारे थे बिजनेसमैन। जब भी मैं जाता था मुझे नजर आते थे और मिलते थे, जिन्होंने ग्वादर की लैंड प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया था। वहां रियल एस्टेट बहुत बड़ा बूम आया ग्वादर में 2016 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में, 19, फिर कोविड आ गया। तो वहां और लोगों ने बेनिफिट किया, लोकल कम्युनिटी ने बेनिफिट किया। वहां उनकी जो जमीन थी, जो वहां के आबाई लोग थे, उनके जो आबा अजदाद की जगहें थी, वो बहुत बढ़ गई थी। तो अब वहां इंसर्जेंसी जब से ये तेज हुई है, तो वहां सिक्योरिटी के खदशे बढ़े हैं। चाइनीज इन्वेस्टर्स उतने नहीं आ रहे हैं अब वहां, वो और जगह जा रहे हैं क्योंकि उन पे हमले हो चुके हैं। कराची में भी हमला हुआ है, आपको पता है, एयरपोर्ट के बाहर जहाँ जाम बक हुए हैं। उसके अलावा बहुत से और पिछले 1.5 साल में चाइनीज पे हमले हुए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरे अपने जाती तौर पे मैं समझता हूँ फ्रॉम अ कंप्लीटली कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, ग्वादर मेक्स कमर्शियल सेंस, ठीक है जी, और दिस एयरपोर्ट ऑल्सो मेक्स कमर्शियल सेंस। क्या आज वो एयरपोर्ट या कल या परसों वो फौरन आप वहां
एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह होगा या किसी बाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह होगा, नहीं, लेकिन क्या उसकी फ्यूचर में फायदा पाकिस्तान को होगा, उसकी सेंस बनती है, मैं समझता हूँ बनती है। तो अच्छा जी, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बेसिकली। हाँ। जो प्रेजेंट की हमारी तकालीफ बहुत ज़्यादा है, उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट है या पोर्ट है, इसमें तो हमारा तो एक भी धेला नहीं है, तो हमें काहे का नुकसान है। यार ये इनसे कम से कम उम्मीद नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि मुशाहिद साहब जो हैं बहुत आला आदमी है। आज मुशाहिद साहब की कदर मेरी नज़रों में और बढ़ गई है। वो कम से कम ये जुमला ना कहते, भैया ये कर्जा है, ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना के भी कुछ परसेंटेज होगा, लेकिन बाकी प्राइवेट सेक्टर या बैंकों वालों ने। एयरपोर्ट वाला कह रहे हैं ग्रांट है। अच्छा, हालांकि चाइना ग्रांट कम देता है, हाँ, कर्जे देता है। ये भी क्लियर है या नहीं मुझे नहीं पता, ग्रांट, कर्जे और इमदाद में क्या फ़र्क है। बहरहाल एनीवेज, ये जो कह रहे हैं ना, एक धेला भी नहीं, ये जो $50 बिलियन से ऊपर का एक बिल है, तो और ये कहा जाता है कि 30% जो पाकिस्तान का कुल कर्जा है उसमें 30% जो है चाइनीज़ इदारों का है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन जो हैं जिनके लिए ये कह रहे हैं जी फ्यूचर में तो मुस्तकबिल रोशन है, ये फ्यूचर जनरेशन्स को देना है, हमें नहीं देना एक धेला। लेकिन उनके पास पता नहीं कितने धेले होंगे देने के लिए, किसी न किसी को तो पे करना है। मुझे ये हैरानी हुई कि ये कह रहे हैं जी हमारा तो एक भी धेला नहीं लगे, एक धेले के 2 शायद देने पड़ेंगे या 1.5 देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा जी बिजली की मिसाल दी कि जी हमारे लोड शेडिंग थे और फिर देखें फ्यूचर को देखते हुए हमने मंसूबे लगाए। ओ भाई, सर्कुलर डेट इस वक्त सबसे बड़ा तौक है पाकिस्तानी मईशत के गले में। हमें ज़रूरत थी 20,000 मेगावाट की, 28,000 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ा ली 43,000 मेगावाट की, उसकी ट्रांसमिशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो उसका बिल भी मुझे और आपको और मुस्तफ़ा सैयद को भरना पड़ रहा है। तो अब मुझे हैरानी है कि इन्होंने बिजली की मिसाल क्यों दी। रियल स्टेट स्पेकुलेशन की इन्होंने गवादर में बात की, दैट वाज प्योर सट्टा, स्पेकुलेशन थी। उसका गवादर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां आज भी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, उससे क्या ताल्लुक़ है। अब भी पोर्ट जो है 2006 में मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 2 बरथों से, तो और चाइनीज़ ने कोई डेडलाइन से बहुत पहले वो बना के दे दी थी। यार 2006 से आज तक 19 साल हो चुके हैं, कौन सा फ्यूचरिस्टिक, हाँ, क्या। गवादर में या बलूचिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी हम आते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल मुस्तफ़ा से ये था कि देखें 2 फ़रीक हैं इस पूरे मामले के, चीन है और पाकिस्तान है। हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है कि कोताहियाँ हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन चीन भी अब खुलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है कि जी मैंने पैसा लगाता, मैं जा रहा हूँ, रिटर्न मुझे वो मिल नहीं रहा, जो आप वादे कर रहे हैं वो आप पूरे नहीं कर रहे, और अब तो वो बरमला खुल के कह रहे हैं ये बातें। तो मेरा आखिरी सवाल मुस्तफ़ा ये था, क्योंकि ये चाइनीज़ एम्बेसडर, इन्वेस्टर से इनकी मुलाकातें वगैरह रहती हैं, कि बताएं कि ये जिस तरह से ये कंसीव हुआ था, क्या उस विजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो विजन अब मटीरियलाइज नहीं कर रहा? तो सवाल आप तो कुछ और सोच रहे थे, चीनी कुछ और सोच रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं एक इसे बाइनरी पर्सपेक्टिव से मैं नहीं देख सकता इसे, मैं नहीं कह सकता कि ओवरऑल कोई विजन थी जो कामयाब नहीं हुई या कोई विजन थी जो कामयाब हुई है। इसमें थोड़ा बारीकियत में आपको देखना पड़ेगा इस मामले को। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे आपको पता है, उसके 2 फेजेस थे। एक था अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जो 2014 से थे 2018 तक, और वो मैं समझता हूँ काफी कामयाब थे। उसके बाद कोविड-19 आया चाइना में और पूरी दुनिया में, उससे रफ्तार स्लो हुई, और उसके बाद BRI की ओवरऑल मैंने देखा दुनिया में रफ्तार थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, चाइना की अपनी इकोनॉमी को फर्क पड़ा। तो फ्रस्ट्रेशन तो है चाइनीज को, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो अहम और बिगेस्ट इम्पेडिमेंट आप कह लें, वो ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा है चाइनीज के लिए पर्टिकुलरली, जो इसके लिए जो उन्हें अलाउ नहीं करता कमर्शियली एंगेज करने में पाकिस्तान से आज के दौर में, जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया और जो हमें ये ठीक करने की जरूरत है सिचुएशन। तो मुस्तफ़ा सैयद की आपने बातें सुनी। हमारा ये मौजू, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, कुछ इंटरनेशनल मिसालें भी देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। अभी आपने पिछले सेगमेंट में मुस्तफ़ा सैयद जो पाक चाइना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी रजाइयत का इजहार किया कि एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। ये फ्यूचरिस्टिक होता है, कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त कीड़े वीड़े निकालते रहते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत सेट हो रहा है। थोड़ी बहुत गलतियाँ वो तो जाहिर है हर इंसान से, हर मुल्क से, हर प्रोजेक्ट में होती हैं। एक रिपोर्ट मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में देखी नवंबर में, शाहबाज राना जी, और अच्छा नाम है, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जी गवादर एयरपोर्ट जो है 230 मिलियन डॉलर की ग्रांट कह लें, लोन कह लें, इमदाद कह लें, जो भी है, उससे बहरहाल तामीर हो गया। और आपने बताया कि पिछले महीने चीनी वज़ीर आज़म ने उसका एक अलामती इफ्तिताह किया वहाँ जाए बग़ैर। अच्छा, इसकी जो रनवे की लंबाई है वो 3648 मीटर है और उस लिहाज से ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है। मगर मुसाफिरों की जो लिए जो सहूलतें हैं खाने पीने की, उनके सामान की रैपिंग, कार पार्किंग, लाउंज सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इफ्तिताह के बावजूद नामुकम्मल है। एयर कार्गो सर्विस भी जो है वो ज़ेर तामीर है। बिज़नेस पार्टनरशिप जो वायबल बनाती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, उसका भी कोई फ़िलहाल नामो निशान नहीं है। कोल्ड स्टोरेज सहूलतें कि आपको कहीं माल भेजना है या मंगाना है, उसके लिए सहूलतें चाहिए, वो टेंडर के लेवल पे हैं अभी। अच्छा, अभी हाँ कागज़ पे हैं। अच्छा, इस एयरपोर्ट की जो तामीर है वो मार्केट एनालिसिस के बग़ैर शुरू की गई, लिहाजा अब कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। और कुछ लोगों में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शामिल हैं। उन्होंने नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक इजलास बुलाया और उन्होंने सिविल एविएशन और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है उसकी खूब खबर ली और उन्होंने कहा कि अब तक 2 साल से हम कहते कहते मर गए, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट के लिए कोई कमर्शलाइजेशन प्लान अब तक तैयार नहीं हो सका। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि गवादर एक सियाहत का हब हो और इलाक़ाई और माशी हब हो, लेकिन जो दोनों महकमे वो भी गलत नहीं कहते। वही कहते हैं कि भाई साहब जो सूरत हाल है इलाक़े की, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, और फिर हम क्या भेजें और क्या मंगवाएं। गवादर पोर्ट और जो फ्री ट्रेड जोन है वो ही फ़ाल नहीं है, तो बाकी हम क्या किससे बात करें कि जनाब आप इधर आएँ। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मेरी ख्वाहिश है कि पब्लिक सेक्टर के कम से कम 60% जो सामान की नकलो हमल है वो गवादर पोर्ट के ज़रिए होनी चाहिए, और फिर ज़ाहिर है पोर्ट के ज़रिए होगी तो एयरपोर्ट भी इस्तेमाल में होगा। तो एहसन इकबाल ने कहा कि अगले 6 महीने में फ़ज़ाई कंपनियों को गवादर एयरपोर्ट की जानिब मुतवज्जो अगर नहीं किया गया तो फिर इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो खटाई में पड़ सकता है, यानी वो वाइट एलिफेंट कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को आप तरगीब दें। तरगीब क्या दें कि चंद माह के लिए आप मुफ्त लैंड करें, मुफ्त टेक ऑफ करें, कोई फ़ीस वीस नहीं है, और उसके बाद जो बाकी जो हब्स हैं उनके मुकाबले में रियायती लैंडिंग चार्जेस जो हैं उनके ज़रिए तरगीब दी जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि जनाबे वाला गैर मुल्की एयरलाइंस को तो छोड़ें, ख़ुद पाकिस्तान की जो अपनी निजी एयरलाइंस हैं सिवाय PIA के कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन जगहों पे, इसलिए कि उसकी वायबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, फिर वज़ीर मनसूबाबंदी का ख़्याल ये है कि ओमान और दुबई के मुकाबले में गवादर में जो टेक्निकल लैंडिंग है उसकी बैनुल-अक़वामी हवाबाजी की सनत को अगर समझाया जाए, उसको समझ नहीं है बैनुल-अक़वामी हवाबाजी की सनत को, इसकी उसको अगर समझाया जाए कि भाई साहब आपके इतने पैसे बचेंगे तो जाहिर है कि वो आएंगी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि DHL और FedEx जैसी जो कार्गो हैंडलिंग कंपनियां हैं आलमी सतह पे, उनके साथ मिलकर कार्गो सहूलतें कायम करने की ज़रूरत है। तो एहसन इकबाल साहब ने इस इजलास को 3 हफ्ते की मोहलत दी थी कि आप एक वायबल प्लान मुझे पेश करें। ये इजलास हुआ था नवंबर में, आज जनवरी की 13 तारीख है।
अल्लाह बेहतर जानता है कि वो 3 हफ्ते वाला प्लान एहसन इकबाल साहब को मिला या नहीं मिला। फिर एक खलीक कियानी की रिपोर्ट है 9 जनवरी की, अब से 4-5 दिन पहले की। उसमें फिर एहसन इकबाल साहब ने जो है पोर्ट का मौजू उठाया। वो तो एयरपोर्ट था, ये पोर्ट का था। अच्छा, ये जो पोर्ट है 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसका ज़ाहिर है फीता काटा था। तो एहसन इकबाल की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें वजारत बहरी अमूर और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल उसकी क्लास ली गई। पिछले इजलास में भी 2 महकमों की और इस इजलास में भी 2 महकमों की क्लास ली गई और उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में नाकामी पे सख्त सुस्त सुनाया गया। उन्होंने भी यही कहा कि भैया बदअमनी है, बेयकीनी है, पानी और बिजली की किल्लत है, हम आखिर किसको क्या बताएं जाके, कैसे वायबल होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, वज़ीर आज़म ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी शोबों का जो 60% कार्गो है वो गवादर पोर्ट के ज़रिए हैंडल किया जाए। अच्छा, इस मंसूबे के बारे में जो भी कमर्शलाइजेशन या ऑपरेशनलाइजेशन डिस्कस हो रही है उसमें बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की कोई नुमाइंदगी नहीं है। वफाक है और ज़ाहिर है कि वो एक सूबा है। अच्छा, बैनुल अक़वामी जो शिपिंग कंपनियां हैं और जो बैरूनी ताजिर हैं, अभी यमन की वजह से वो रूट आप देखें वो क्राइसिस में है। हाँ। पूरी जो वर्ल्ड ट्रेड है या शिपिंग कंपनीज है वो क्राइसिस में है। अच्छा, वज़ीर बातदवीर क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड शिपिंग कंपनीज हैं या बैरूनी ताजिर हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि चीन से तिजारत उनकी सस्ती पड़ेगी अगर वो गवादर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, उन्होंने हिदायत की कि अब आप तो ये काम नहीं कर सकते, 2 साल से तो आपने नहीं किया है, तो अब एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया जाए माशाअल्लाह, जो दीगर जो इलाकाई पोर्ट्स हैं उनके मुकाबले में गवादर जो पोर्ट है उसकी शिपिंग का कॉस्ट बेनिफिट तज्जिया करे और उस तज्जिए की रोशनी में पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं बाहर वो एक को पकड़ के समझाएं कि भाई साहब इतने पैसे बच जाएंगे, आप प्लीज़ गवादर में आइए। तो ये सूरत हाल चल रही है सब कुछ। अच्छा, अब पता नहीं चीनियों की समझ में इस तरह की गुफ्तगू आती है या नहीं आती है, वो तो बेचारे चुप करके सुन रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी चीन ये कर रहा है, डेट ट्रैप वगैरह ये वो। भाई चीन पिस्तौल लेके तो नहीं खड़ा हुआ, आपका फरमाइशी प्रोग्राम होता है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो मोनोमेंटल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था एक ताजमहल बना दिया जाए ताकि लोग जो हैं उनकी रूह फना हो जाए देखते हुए, एक शेर शाह सूरी की जो है शारा वो ज़्यादा बेहतर है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी तरफ नहीं कि मैं ना हो मुझे याद रखा जाए। अच्छा, ये जो आप मुस्तफ़ा सैयद साहब कह रहे थे कि फ्यूचरिस्टिक, मैं श्रीलंका की मिसाल देना चाहता हूँ। हम्बन तोता की जो बंदरगाह है वो चीनी इमदाद से तामीर हुई और उसके करीब जो है एक और एयरपोर्ट जो है मटाला एयरपोर्ट वो भी तामीर हुआ। दोनों जो हैं ऑपरेशनल होने के बावजूद ऑपरेशनल नहीं हो सके, लिहाजा 2017 में श्रीलंका की हुकूमत ने इसे चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग को 99 साल की लीज पे दे दिया। अच्छा, इसी तरह जो एयरपोर्ट है वो भी वायबल नहीं हो सका। एयर अरबिया की परवाज़ें जो हैं वो शुरू हुई, 6 दिन बाद बंद हो गई। श्रीलंका की जो सरकारी एयरलाइंस थी वो उसने जो राजा पक्से साहब थे वज़ीर आज़म, उनके डंडे पे उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें क्या है। परवाज़ें जैसे ही राजा पक्से साहब उतरे उन्होंने भी अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी और श्रीलंकन एयरलाइंस का कहना है कि परवाज़ें बंद करने से हमें $80 मिलियन सालाना का फ़ायदा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि सफ़ेद हाथी थे, मगर सवाल ये है कि आपको कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आप किसी दोस्त से पैसे ले रहे हैं तो उस मंसूबे की वायबिलिटी तो पहले किसी से चेक करवा लेना, बजाय इसके कि अक्ल कुल खुद नहीं। और अब अगर आप वायबिलिटी अब ढूंढ रहे हैं, और पहले बन चुका है, एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी हो चुका, अब वायबिलिटी ढूंढ रहे हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ब्रेक ले लें, एक वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप किस तरह नौजवानों को फंसा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद।
पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम एक डेथ वारंट से कम नहीं। 12 हमने इस प्रोग्राम पे ज़िक्र किया है कि किस तरह से मासूम लोगों को इसका निशाना बनाया जाता है। उसमें मजहबी अक़लियतें उसका निशाना बनती हैं, लेकिन ख़ुद इस मुल्क के जो मुसलमान शहरी हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम लगता है और उसके पीछे हकीकत कुछ और होती है। और अच्छा, आदाद शुमार के हिसाब से ज़्यादा तादाद में जो इम्प्लीकेशन है ना, वो मुसलमानों की है क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो वो भी एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। अच्छा, चंद माह पहले शायद आपको याद हो कि हमने इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया था ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप नामी एक गिरोह का, जिसके बारे में ये बात सामने आई कि वो किस तरह से नौजवानों को ब्लैकमेल करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उन्हें झांसे में लाते हैं और फिर उनको तरगीब देते हैं कि वो किसी तरह की कोई ऐसी मजहबी बात करें कि उनको फिर ब्लैकमेल किया जा सके, उनसे पैसे निकलवाए जा सकें। ये रिपोर्ट पहले आई थी फैक्ट फोकस नामी एक डिजिटल वेबसाइट पे, उसके बाद पाकिस्तान का जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उन्होंने भी इस पे बात की। और अभी 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में जो वालदैन हैं इन नौजवानों के जिनको पुलिस की पकड़ धकड़ होती है, FIA से हरासमेंट होती है, उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे लॉयर्स भी थे और उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये पूरे पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं और इनकी तादाद है कोई 450 से ज़ायद, और ये हैं अडयाला जेल में हैं, कुछ लाहौर अडयाला जेल में हैं, 170 लाहौर के कैंप ऑफिस जेल और कोट लखपत में हैं और 55 कराची सेंट्रल जेल में भी हैं। तो इनके वालदैन ज़ाहिर के दर बदर फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका बाकायदा से कोई कमीशन बनाएं, इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि उनका इल्ज़ाम ये है कि इस मिली भगत में FIA वालों का भी रोल है, उनके कुछ अफसरान भी मिले हुए हैं जो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उस्मान वड़ाइच उन लॉयर्स में शामिल हैं जो इस केस को देख रहे हैं, हुकूक के हवाले से काफ़ी वो मुतहर्रिक हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, अगर सबसे पहले ये हमें बता दें कि ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप नामी गिरोह है, ये इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसका तरीका वारदात क्या है? जी शुक्रिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो विक्टिम्स हैं जो अपने केसेस ब्लास्फेमी के जो हैं वो उनको फेस कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स फेस कर रहे हैं, उनके इल्म में ये बात इस गिरोह की बाबत नहीं थी तब तक जब तक एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट नहीं आई जनवरी 2024 में। वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई, गालिबन उसका एक पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हो चुका है आपके साथ। उसमें इस ग्रोह का जो उसकी फंक्शनिंग है, उसका जो ऑपरेट करना है रैकेट का, उसको अपने इंटरनल कोरस्पॉन्डेंस में सेंसिटाइज किया और उसको बताया FIA हायरार्की को, लॉ एनफोर्समेंट हायरार्की को। उसके बाद ये जुलाई 2024 में जब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई तो उसकी बाबत तमाम लोगों को पता चला और खसूसन उन विक्टिम्स को पता चला जो साल से ये मुकदमा फेस कर रहे थे। उनके फैमिली मेंबर्स को पता चला कि इस तरह से ये एक रैकेट ऑपरेट कर रहा है और एक नेफेरियस डिजाइन के तहत ऑपरेट कर रहा है और मासूम बच्चों को और लोगों को उसमें बरगला के, ल्योर इन करके, हनी ट्रैप करके उसको उनको फंसाया जा रहा है और अपने मजमूम मकासद के लिए वो गिरोह अपना निज़ाम चला रहा है। जब वो रिपोर्ट आई उसके बाद इन विक्टिम्स ने आला अदलिया से भी रिजू किया, अदालत उज़्मा से भी लेटर्स लिखे गए वहाँ के जजेस को। सो फार वहाँ पे अभी तक कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई। उसके बाद हुआ यूँ कि जब अक्टूबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स की तरफ से की गई। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उन्होंने एक बड़ी जामे एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है वो शाया की है। वो 60 पेजर एक रिपोर्ट है जो अहाता करती है 2023 से लेके 2024 के मुकदमात का और बड़ी थारोली वो इन्वेस्टिगेटेड एक रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये एग्जैक्टली जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो दुरुस्त है, एक रैकेट ऑपरेट कर रहा है ब्लास्फेमी बिजनेस के नाम से। जो एक रिपोर्ट शाया हुई स्पेशल ब्रांच की, उसको टोटली उसके मंदरजात को कंसीड किया गया।
तो उस नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आने के बाद एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक और डॉक्यूमेंट भी मीडिया के सामने रखा, जिसमें ये हमने बताया कि ये एक FIA का लेटर जो कि पब्लिक डोमेन में आया, और ये 2019 का लेटर है, जिसमें जो साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज हैं वो अपने सर्कल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरह से एक प्राइवेट ग्रोह है जो इन कनाइवेंस विद दी ऑफिशियल्स ऑफ द FIA ऑपरेट कर रहा है, तो इनको इनकी सरकूबी की जाना जरूरी है और इनको इनका अहाता किया जाना जरूरी है। ये तमाम चीजें सरफेस पे मौजूद थी, लेकिन इन फैमिली मेंबर्स, इन विक्टिम्स, इन लोगों के इल्म में नहीं थी। अब जबकि ये सामने आई तो इसकी बुनियाद के ऊपर अब इन फैमिली मेंबर्स का मुतालबा बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं जी कि एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है दैट इज रेंडर्ड बाय द स्पेशल ब्रांच, द अदर NCHR रिपोर्ट। मतलब इस पे ये जो रिपोर्टें हैं इन पे कार्रवाई की जाए। मैं एक आम बंदे के तौर पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को फंसा रहा हूँ तो जाहिर है उसमें मेरा भी कोई फ़ायदा होना चाहिए, कोई माली या कोई समाजी। इस ग्रोह का क्या फ़ायदा है इन लोगों को फंसाने में? ठोस फ़ायदा क्या है? सर इसी चीज़ का मुतालबा ये फैमिली मेंबर्स करते हैं। ये फैमिली मेंबर्स ये नहीं कहते कि ये रिपोर्ट हमने जारी की है, ये फैमिली मेंबर्स ये नहीं कहते कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो कह रहा है वो हम कह रहे हैं। ये हुकूमती इदारे की रिपोर्ट है, ये हुकूमती ब्रांच की रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक झैली इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट है जो ये कहता है कि ये ग्रो नहीं। आपने जाहिर है सारी रिपोर्टें आपके सामने हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप वकील भी हैं, कि एलाबाय होता है ना कि जी मुझे क्या फायदा पहुंचेगा। मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? हाँ, ये ग्रुप क्या पैसे बटोरने के लिए कर रहा है ये? सर ऑब्वियसली और क्या मकासद हो सकते हैं इनके? ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लॉइंग द रिलीजियस थिंग्स और लोगों को जो है उसमें इम्प्लीकेट करना। अब मैं आपको हवाला दूंगा 2002 की एक जजमेंट है अली नवाज चौहान साहब की, डिवीजन बेंच की, लाहौर हाई कोर्ट की। वो कहती है कि ब्लास्फेमी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ मुस्लिम। एक मुसलमान है। सर ये देखें, ये ठीक है, इस तरह की बहुत सी जजमेंट्स हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। बेसिक बात ये कि चलें, ये सरकारी इदारों की रिपोर्ट है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, अभी तक स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत या हायर जुडिशरी उसमें से किसी ने उंगली तक नहीं हिलाई। ये इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सवालिया निशान है, और इसी के लिए बात ये विक्टिम्स के जो फैमिली मेंबर हैं वो अपना मुकदमा लेके अदालतों में, अपना मुकदमा लेके मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने लेके आ रहे हैं कि उनको तो नहीं मालूम कि जनाब ये रिपोर्ट कब और किसने कैसे जनरेट की। ये तो हुकूमती ब्रांच की तरफ से रिपोर्ट आई है। अगर रिपोर्ट्स आई हैं तो सर बतौर वकील आपके ख्याल में ये इतना धमाका खेज मवाद होने के बावजूद अब तक कोई उंगली क्यों नहीं हिला रहा? मैं आपसे बतौर वकील ये जानना चाह रहा हूं। आपकी क्या हंच है? एग्जैक्टली यही मुकदमा है उनका, उन विक्टिम्स का, कि इतना धमाका हेज मवाद, इतना रेलिवेंट मवाद, इतना टू द पॉइंट जो चीजों को इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो वडायर साहब अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ FIA से? नो सर। अच्छा। इसमें सर फॉर्मर जो DG थे FIA के, उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया, कलीम इमाम साहब। उसके बाद FIA के इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कि शवाहिद देती है, जो बात करती है इस बात की कि FIA के ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, नहीं कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे लेकिन पूरा इदारा तो नहीं होगा ना, और जब इतने ठोस एविडेंस सामने आ चुके हैं तो कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है इशू गंभीर है। हाँ। और बाजार इनका ये कहना है कि टोटल बेहिसी है, ना अदलिया, ना हुकूमत, ना कोई और इदारा जो है इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नजर आता है। हाँ, लेकिन यह है कि बतौर वकील इन्हें पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो। हर क्राइम के पीछे एक रीज़न होती है। हाँ, कोई फायदा हुआ होता है, तो वो इन्हें भी नहीं मालूम। इन्हें नहीं मालूम। तो यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए हेपेटाइटिस C के मर्ज की।
वेलकम बैक। रियासतों की एक खूबी ये होती है कि वादे वो इंटरनेशनल फोरम से और ऑर्गेनाइजेशन से आसमान से तारे तोड़ के लाने की कर लेते हैं, लेकिन बाद में 10 साल बाद पता चलता है कि वो तो ज़मीन के मदार से भी बाहर नहीं निकल सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेहत इदारे हैं उनका टारगेट ये था कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी उसका 100% तदारुक हो जाए। लेकिन इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ जिससे ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म के जो सेहत के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के 60 मिलियन यानी 6 करोड़ केसेस हैं, उनमें से 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पाकिस्तान में हैं। गोया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2035 तक ये 11 मिलियन हो जाएंगे अगर सूरत हाल जूं की तू रही। और इसका जो माशी नुकसान है, ज़ाहिर है कि इसमें हर तरह के लोग हैं, तो माशी नुकसान का जो तखमीना है वो $285 मिलियन सालाना है। हेपेटाइटिस सी के 16% मरीज़ों को पाकिस्तान में मुनासिब इलाज की सहूलत मैसर है, सिर्फ 16% को। अच्छा 100 में से 16 को। अच्छा, इसके तदारुक के लिए अगले 3 बरस में हुकूमत ने तकरीबन 68 अरब रुपए 3 बरस के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से आधी रकम, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा वफाकी हुकूमत देगी और बाकी सूबे भरेंगे। टारगेट ये है कि जो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके ज़रिए कम से कम जो 50% मुतासरा लोग हैं उन तक स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज की सहूलतें पहुंचाई जाएं। अच्छा, इस पे मुझे याद आ गया मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम 60 की दहाई में जो है वो USAID की मदद से शुरू किया गया था। जब तक इमदाद आती रही मच्छर मरते रहे, इमदाद ख़त्म मच्छर बढ़ गए। ये उस प्रोग्राम का हशर हम देख चुके हैं। TB के बारे में हमने अभी पिछले बात किया था कि 3rd जनरेशन जो है वायरस इतना चालाक हो गया है, जरासीम इतने चालाक हो गए हैं कि वो 3rd जनरेशन जो तदवियात हैं उनको भी अब लिफ्ट नहीं कराते। हेपेटाइटिस सी की जो निशानियां हैं जो बताई गई हैं वो ये है कि आपको बुखार हो सकता है, थकन हो सकती है, भूख उड़ सकती है, दिल मतला सकता है, क़ै आ सकती है, मैदे में दर्द उठ सकता है, पेशाब की स्याही माइल रंगत हो सकती है, खाल और आँखों में पीलेपन का बढ़ जाना, जॉइंटिस की अलामात, और पीलिया जिसे हम कहते हैं, पीलिया होता है। अच्छा, और जोड़ों में दर्द वगैरह जो है वो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे धोखा ना खाएं, कई लोगों में हेपेटाइटिस सी हो जाता है मगर इनमें से अलामात नहीं आती या एक आध आती है, तो उससे धोखा नहीं खाना चाहिए और इसका एक मखसूस टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए। ये एक तरह से इसको कह लें आप HIV का कज़न है हेपेटाइटिस सी, क्योंकि ये भी सुरिंजों के ज़रिए जो खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या जो आलूदा खून है उसके एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकली की शक्ल में पैदा होता है। मतलब ये ब्लड वायरस है। हाँ, ब्लड वायरस है। और दूसरा ये जैसे बगैर स्क्रीनिंग का खून अगर आप लगा दें तो ये है, या जो जिनसी सरगर्मियां हैं उनमें बदएहतियाती करें तो ये हो सकता है। टैटू आप लोग बनवाते हैं तो नीडल लगती है, अब आपको क्या पता कि उसने कितने लोगों को लगा, साफ की या नहीं की, या उससे पहले कितने लोगों में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जिगर की सोजिश जो है इससे बढ़ जाती है। WHO का कहना है कि 30% मरीज़ अगर इलाज ना भी करवाएं तो उनका एक नेचुरल जो रेजिस्टेंस सिस्टम है बॉडी का वो 6-7 महीने में खुद ब खुद क्योर भी कर सकता है। लेकिन 30% का 70% के बारे में ये है कि अगर वो मर्ज़ बिगड़ जाए तो फिर वो सरतान और सिरोसिस जो है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इलाज जो है एंटी वायरल टैबलेट्स के ज़रिए होता है, इसको डास तरीक़ा इलाज कहते हैं। 90% मरीज़ों को इससे अफाका हो जाता है। यानी हेपेटाइटिस सी का मतलब ये नहीं कि आपको सज़ाए मौत हो गई है। अगर आप लग के इलाज करवा दें, प्रॉपर टेस्टिंग हो और वो तशख़ीस हो जाए और उसके बाद इलाज हो जाए तो 90% इम्कान है कि आप ठीक हो सकते हैं। इस वक्त हेपेटाइटिस सी के ख़िलाफ़ कोई मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं है, लिहाजा एहतियात ही सबसे ज़रूरी वैक्सीन है। अच्छा, जैसे आपने कहा HIV का एक कज़न है, तो इसका मतलब है कि ये हाथ मिलाने से या उन चीज़ों से नहीं, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये होता है।
और जैसे आपने कहा कि अगर आप एहतियात नहीं करते जिनसी ताल्लुकात में तो उससे ब्रेस्ट मिल्क वगैरह से ये नहीं फैलता, लेकिन जानलेवा ज़ाहिर है कि उतना मौलिक नहीं है जितना HIV है। हाँ। लेकिन अगर आप इलाज सही ना करें और आपकी इम्यूनिटी लो हो तो वो फिर अच्छा मुझे ये नहीं है कि हमने ये ज़ाहिर अलामात भी बता दी हैं और ये भी बता दिया कि इलाज कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है हमारा, उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जो खुद एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 16%, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि 16% मरीज़ जो हैं उन तक तशख़ीस की और इलाज की सही सहूलतें पहुंच रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 84% जो मरीज़ हैं, हाँ, उनमें से अल्लाह जाने कितने जो हैं। सो उसका ब्लड टेस्ट जो है यही होगा जिससे कंफर्म होगा। मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये जो आम ब्लड टेस्ट है उसके मुकाबले में शायद कोई थोड़ा सा अलग ब्लड टेस्ट होगा तो ये पकड़ा जा सकता होगा। तो ये तो और हमें पता है डायग्नोस्टिक्स कितनी महंगी हैं प्राइवेट अस्पतालों में। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, आदि जो बीमारियाँ मुझे हैं उनका डॉक्टर मैं खुद हूँ। मैं वहाँ तब जाऊँगा जब हालात मेरे हाथ से निकलने लगेंगे या मुझे मौत का फरिश्ता ख्वाब में नज़र आना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा यार डॉक्टर को दिखा लूँ तो बेहतर हूँ। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से पहले भी रास्ते में कोई 8 डॉक्टर मुझे मिल जाएंगे, मेरे दोस्त मिल जाएंगे, दुकानदार मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, फलानी टेबलेट ले लो तो ये हो जाएगा। तो मैं ख़ुद को तसल्ली दे के, चूँकि मैं उसके लिए आमादा हूँ, खुद को तसल्ली दे के मैं लौट जाऊँगा। हालांकि ये जो C है ये हेपेटाइटिस B से ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन HIV से कम ख़तरनाक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हल्का मेडिकेशन पे उतर आएँ या कोई सदरी मुजर्रबात जो हैं। देखें, 100 बात की एक बात कि हम ये बार बार कहते हैं, बात बहुत ही सिंपल है कि हमारे यहाँ जब आप क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो हमेशा से ये इंसिस्ट करें कि वो बिल्कुल फ्रेश इंजेक्शन हो। ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने गर्म पानी में उबाल लिया और दोबारा इंजेक्शन लगाया, तोड़ दी जाए वो इस्तेमाल के बाद। जब भी इंजेक्शन लगवाएं इंसिस्ट करें कि आपके सामने आके कंपाउंडर। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो जो नीडल्स यूज हो जाती है ना, उनको साफ करके रीपैकेज करके दोबारा पेल देते हैं। हाँ, वो ये जो हॉस्पिटल वेस्ट से पूरी एक माफिया है। हाँ, वो पूरा एक सीन है। लेकिन ज़ाहिर है एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें यहीं इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।